नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानून पर बात करने वाले हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। जी। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि भारत में लाखों लोगों की जिंदगी, उनके परिवार, उनके अधिकारों को एक तरह से परिभाषित करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1955 में जब ये अधिनियम आया तो इसका एक बड़ा मकसद था। उस समय हिंदुओं के विवाह से जुड़े जो अलग अलग कानून थे, रीतियां थीं, रिवाज थे। हाँ, काफी बिखरे हुए थे। हाँ बिल्कुल। तो उन सबको एक साथ लाना, उनमें जो कमियां थीं उन्हें सुधारना और एक स्पष्टता लाना, मतलब विवाह की संस्थाओं को थोड़ा आधुनिक बनाना, ये कोशिश थी। हाँ, और ये भी जानना जरूरी है कि ये कानून कहाँ कहाँ लागू होता है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ना। जी हाँ, और सिर्फ भारत में रहने वाले हिंदुओं पर ही नहीं, बल्कि उन हिंदुओं पर भी लागू होता है जो शायद भारत से बाहर रह रहे हों, लेकिन उनका जो डोमिसाइल है। अच्छा, डोमिसाइल मतलब कानूनी तौर पर स्थायी निवास। ये इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो प्रावधान है, उन पर आते हैं। सबसे पहले शादी की शर्तें क्या हैं? धारा 5 में पहली शर्त, सबसे पहली और बुनियादी शर्त है एक विवाह, मोनोगैमी। यानी एक समय में एक ही जीवन साथी। हाँ, मतलब जब शादी हो रही है उस वक्त दोनों में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अगर पहले से शादीशुदा है तो वो शादी या तो खत्म हो चुकी हो, तलाक हो चुका हो, या साथी जीवित ना हो। ठीक है। और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में क्या नियम है? ये भी बहुत जरूरी है। दोनों पक्ष, मतलब वर और वधू, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ मतलब वो शादी का मतलब समझ सकें और अपनी मर्जी से सोच समझकर सहमति दे सकें, और उन्हें कोई ऐसा गंभीर मानसिक विकार न हो जिससे वो शादी के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हों। ओके। और उम्र? उम्र की सीमा तय है। लड़के के लिए यानी वर के लिए कम से कम 21 साल, 21 साल, और लड़की यानी वधू के लिए 18 साल कम से कम। अच्छा, इसमें कुछ और भी शर्तें हैं जो थोड़ी अनोखी लगती हैं, जैसे सपिंड संबंध और निषिद्ध संबंध की डिग्रियां। ये क्या चीज है? हाँ, ये थोड़ी जटिल लग सकती हैं। देखिए, सपिंड संबंध जो धारा 3F में है, वो खून के रिश्तों की एक सीमा तय करता है। अच्छा, खून के रिश्ते? हाँ, आमतौर पर माँ की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी के अंदर शादी नहीं हो सकती। ये पुरानी नियम है ताकि बहुत करीबी रिश्तेदारों में शादी ना हो। और निषिद्ध संबंध, वो क्या है? निषिद्ध संबंध यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स धारा 3G में आते हैं। इसमें और भी करीबी रिश्ते शामिल हैं, जैसे सगा भाई बहन, चाचा भतीजी, मामा भांजी, इस तरह के रिश्ते। और अगर कोई इन नियमों को तोड़कर शादी कर ले तो वो शादी शुरू से ही अमान्य होगी। मतलब कानून की नज़र में वो शादी हुई ही नहीं। इसे शून्य या वॉइड मैरिज कहते हैं। ये धारा 11 में बताया गया है। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है, कोई छूट? मान लीजिए किसी समाज में कोई ऐसा रिवाज हो। हाँ, एक अपवाद है। अगर कोई बहुत मजबूत स्थापित रूढ़ी या रिवाज, मतलब कस्टम, ऐसे विवाह की इजाजत देता है तो वो शादी मान्य हो सकती है। लेकिन ये साबित करना तो मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। जैसा कि हाल ही में नीतू ग्रोवर बनाम भारत संघ वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था, ऐसे रिवाज को साबित करने के लिए बहुत ठोस सबूत चाहिए। वो रिवाज बहुत पुराना होना चाहिए, लगातार चला आ रहा हो और बिना किसी शक के साबित हो। समझ गया। अच्छा, अब शादी के रीति रिवाजों और उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहता है ये कानून? धारा 7 कहती है कि शादी जो है वो पारंपरिक रीति रिवाजों से हो सकती है, जो भी जरूरी रस्में हैं, जैसे कई समुदायों में सप्तपदी यानी 7 फेरे होते हैं। हाँ, 7 फेरे। हाँ, तो अगर वो रस्म जरूरी मानी जाती है तो उसके पूरे होने पर ही शादी पूरी मानी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन, क्या वो जरूरी है? देखिए, धारा 8 में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। ये शादी का एक पक्का सबूत होता है। बहुत सी जगहों पर काम आता है, जैसे वीजा के लिए, संपत्ति के मामलों में वगैरह। लेकिन रजिस्ट्रेशन न करवाने से शादी अवैध नहीं हो जाती। शादी तो रीति रिवाज से ही पूरी हो जाती है। रजिस्ट्रेशन बस उसका एक सरकारी प्रमाण है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी रिश्ते में दिक्कतें आ जाती हैं, तब ये अधिनियम क्या मदद करता है, क्या रास्ते सुझाता है? हाँ, इसमें कई तरह के उपाय दिए गए हैं, जिन्हें वैवाहिक राहतें या मैट्रिमोनियल रिलीफ्स कहते हैं। इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ उपाय रिश्ते को बचाने या एक ठहराव देने के लिए है, और कुछ रिश्ते को खत्म करने के लिए। पहले वो बताइए जो रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं। पहला है दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये धारा 9 में है। इसका मतलब है कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी वाजिब कारण के
दूसरे को छोड़कर अलग रहने लगता है, हाँ, तो दूसरा साथी कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से ये अपील कर सकता है कि उसे वापस साथ रहने का आदेश दिया जाए। अच्छा। क्या ये संवैधानिक है? इस पे कुछ विवाद भी रहा है शायद? हाँ, इस पर बहस होती रही है, लेकिन सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक माना था। कोर्ट का तर्क था कि ये शादी को बचाने का एक तरीका है, हालांकि कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। ठीक है। और अगर साथ रहना मुश्किल हो पर तलाक भी नहीं लेना? उसके लिए एक और विकल्प है, न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन। ये धारा 10 में है। इसमें पति पत्नी उन्हीं आधारों पर जिन पर तलाक मिल सकता है, कोर्ट से कानूनी तौर पर अलग रहने का आदेश ले सकते हैं। तो इसमें शादी खत्म नहीं होती? नहीं, शादी खत्म नहीं होती, बस वो कानूनी रूप से अलग रहते हैं। ये एक तरह से सोचने समझने, शायद सुलह करने का एक मौका देता है, या फिर आगे तलाक लेना है या नहीं ये तय करने का समय देता है। और अगर शादी को रद्द ही करवाना हो, मतलब शुरू से ही खत्म? हाँ, कुछ खास परिस्थितियां होती हैं जहां शादी को शून्यकरणीय यानी वॉइडेबल बनाया जा सकता है। ये धारा 12 में है। शून्यकरणीय का मतलब है कि शादी तब तक तो वैध रहती है जब तक कि कोई एक पक्ष कोर्ट जाकर उसे रद्द न करवा दे। इसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि शादी के बाद पता चले कि साथी नपुंसक है और इस वजह से शादी पूरी नहीं हो पा रही, या फिर अगर शादी के लिए सहमति धोखाधड़ी से या जबरदस्ती ली गई हो, जैसे दिग्विजय सिंह और अनुपमा वाले केस में हुआ था। ये शून्य यानी वॉइड विवाह से अलग है, क्योंकि शून्य विवाह तो शुरू से ही अवैध होता है, जैसे सपिंड या निषिद्ध संबंधों में। समझ गया। और फिर आता है तलाक यानी डिवोर्स। इसके क्या आधार हैं? हाँ, तलाक यानी विवाह का अंत। धारा 13 में इसके कई आधार दिए गए हैं, जैसे कि व्यभिचार यानी शादी के बाहर शारीरिक संबंध बनाना, क्रूरता, ये शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। मानसिक क्रूरता वो कैसे साबित होती है? हाँ, डॉक्टर NG दस्ताने वाला केस इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। मानसिक क्रूरता मतलब ऐसा व्यवहार जिससे दूसरे साथी को मानसिक पीड़ा या तनाव हो। इसमें लगातार ताने मारना, अपमानित करना या ऐसा कोई भी व्यवहार शामिल हो सकता है। ओके, और क्या आधार हैं? परित्याग यानी कम से कम 2 साल तक बिना किसी वाजिब कारण के साथी को छोड़कर चले जाना, धर्म बदल लेना, कोई गंभीर मानसिक बीमारी होना जो ठीक न हो सके, या कुछ विशेष तरह की यौन बीमारियां होना, ये सब आधार हैं। और एक और महत्वपूर्ण तरीका है आपसी सहमति से तलाक। ये धारा 13B में है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। हाँ, अगर पति पत्नी दोनों सहमत है कि अब उनका साथ रहना मुमकिन नहीं है और वो कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हैं, तो वो मिलकर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। इसमें भी शायद एक वेटिंग पीरियड होता है। हाँ, आमतौर पर अर्जी देने के बाद 6 महीने का इंतजार करना होता है, ताकि अगर वो चाहें तो अपने फैसले पर फिर से सोच सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन वाले हालिया मामले में ये भी कहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है और इंतजार करना बस तकलीफ बढ़ाएगा, तो वो अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके इस 6 महीने की अवधि को माफ भी कर सकता है। अच्छा, और एक और बात मैंने सुनी है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, या मतलब जब रिश्ता पूरी तरह टूट चुका हो। क्या ये भी तलाक का एक आधार है इस कानून में? देखिए, सीधे तौर पर ये धारा 13 में एक आधार के रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली में, ये माना है कि अगर शादी इस हद तक टूट चुकी है कि उसमें अब कुछ भी नहीं बचा, कोई सुलह की उम्मीद नहीं है, तो उसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट तलाक दे सकता है इस आधार पर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसे मामलों में तलाक दे सकता है, भले ही वो धारा 13 के किसी आधार में फिट ना हो रहा हो। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक पहलू की। अगर केस चल रहा है तो गुजारा भत्ता वगैरह का क्या प्रावधान है? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। धारा 24 के तहत कार्रवाई के दौरान, यानी जब केस कोर्ट में चल रहा है, तब पति या पत्नी में से कोई भी जिसके पास अपना खर्चा चलाने और केस लड़ने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वो दूसरे पक्ष से अंतरिम गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट और मुकदमे का खर्च मांग सकता या सकती है। और ये लिंग तटस्थ है। लिंग तटस्थ मतलब पति भी पत्नी से मांग सकता है? बिल्कुल। अगर पत्नी कमा रही है और पति के पास साधन नहीं है, तो पति भी मांग सकता है। हाल ही में रजनीश बनाम नेहा मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए काफी विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, जैसे दोनों पक्षों को अपनी आय और संपत्ति का हलफनामा देना होता है। और बच्चों के बारे में क्या प्रावधान है, खासकर अगर शादी शून्य या शून्य करणीय हो? ये भी एक बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। धारा 16 ये साफ करती है कि भले ही शादी शून्य हो या शून्य करणीय हो, उससे पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा और उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, जैसे कि वो वैध विवाह से पैदा हुए हों। और धारा 26 के तहत कोर्ट बच्चों की कस्टडी, अभिरक्षा, उनके भरण पोषण और उनकी शिक्षा के बारे में भी आदेश दे सकता है। इसमें हमेशा बच्चे का हित, बच्चे की भलाई सबसे ऊपर रखी जाती है। तो अगर हम सार देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिर्फ ये नहीं बताता कि शादी कैसे होगी, बल्कि ये रिश्तों में आने वाली उलझनों, अधिकारों, जिम्मेदारियों सबके बारे में एक पूरा ढांचा देता है। इसने कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं को एक कानूनी रूप दिया और साथ ही समय के साथ बदलाव भी लाए। बिल्कुल, ये कानून दिखाता है कि कैसे कानून समाज के साथ चलता है। एक तरफ व्यक्तिगत आज़ादी है, दूसरी तरफ परिवार की संरचना, सामाजिक मूल्य हैं। ये कानून इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इसने विवाह, अलग होने, तलाक, इन सबको एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा दी और ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को, जैसे गुजारा भत्ता है, बच्चों की वैधता का सवाल है, इन्हें काफ़ी मजबूती दी है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। समाज तो लगातार बदल रहा है, तो क्या सपिंड संबंध जैसे नियम या फिर दाम्पत्य अधिकारों की बहाली वाला प्रावधान, क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1955 में थे? या फिर भविष्य में इन्हें दोबारा देखने की, बदलने की जरूरत पड़ सकती है? ये कानून वाकई, जैसा आपने कहा, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक लगातार चलने वाले संवाद का उदाहरण है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कानून को समय के साथ कैसे विकसित होना चाहिए।